ये है 2013 में हुए आसाराम के कुटिया कांड की खौफनाक कहानी। एक ऐसे बाबा जो आज तो रेप और नर बलि चढ़ाने जैसे जुर्म के आरोप में जेल की हवा खा रहे हैं, मगर पहले बाबा का संसार जितना बड़ा था उतनी बड़ी सियासी पैठ भी थी। आसाराम जब जेल में नहीं था तब उसके मंच पर हर तरह का नेता हाजिरी लगाने पहुंचता था। आसाराम के राजनीति शास्त्र में क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस, देखिए जरा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, सीएम शिवराज सिंह चौहान, मोहन भागवत, देवगौड़ा जी, कमलनाथ, उद्धव ठाकरे, हेमा मालिनी, फारूक अब्दुल्ला, उमा भारती, मुख्यमंत्री प्रवीण तोगड़िया, योग गुरु बाबा रामदेव। दोस्तों, कहा जाता है कि साधु संत इंसान और ईश्वर के बीच की कड़ी होते हैं, जिनकी भक्ति से हम भगवान से जुड़ पाते हैं। इसलिए ज्यादातर श्रद्धालु आंख बंद करके अपने संत, अपने गुरु पर विश्वास करते हैं। और यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत में ऐसे सैकड़ों संत महात्मा हो चुके हैं जो लोगों को धर्म के पथ पर आगे ले आए हैं। लेकिन कुछ बाबाओं के सफेद मुखौटों के पीछे ऐसी काली करतूतें छिपी होती हैं जिनका पर्दाफाश होते ही हमारा भक्ति से ही मन उठ जाता है। ऐसे ही एक केस था आसाराम बापू का। दुनिया में करोड़ों श्रद्धालु, 400 से अधिक आश्रम और 10,000 करोड़ की संपत्ति वाले इस मशहूर बाबा की काली करतूत जब दुनिया के सामने आई तब हर कोई हैरान था। और आज हम आसाराम बापू के उस हर काले किस्से के बारे में जानेंगे जिसने लाखों लोगों की आस्था तोड़ दी। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। 70 के दशक में आसुमल हरपलानी नाम के इस जवाब ने खुद को संत बनाने की मुहिम की शुरुआत कर दी थी। चमचमाते सफेद कपड़े, सफेद दाढ़ी, लोगों के बीच प्रवचन के साथ आसुमल हरपलानी ने खुद को आसाराम के नाम से मार्केट किया। अहमदाबाद के मोटेरा में साबरमती नदी के किनारे आसाराम का पहला आश्रम बना। धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हुई। पहले नए नवेले गुरु के शिष्य बने आसाराम के गरीब और पिछड़ी जाति के लोग, जिनके प्रवचन के बाद प्रसाद के रूप में खाना बांटा जाता था, जिससे आसाराम के भक्तों की संख्या और बढ़ने लगी। कुछ साल में ही गुजरात में आसाराम के आश्रम का नेटवर्क काफी ज्यादा फैलने लगा। गुजरात में आसाराम के लोगों के बीच पैठ बनने लगी। आश्रम में चढ़ावे के रूप में अच्छा पैसा आने लगा, जिससे आसाराम के आश्रम के नेटवर्क का फैलाव हुआ। सन 2000 आते आते आसाराम एक ट्रस्ट बन चुका था, जिसके देश भर में 400 से भी ज्यादा आश्रम खुल चुके थे, जहां उनके सेवक विभिन्न चीजें बेचने का व्यापार करते थे। और 2016 में आसाराम बापू के ट्रस्ट की कमाई 10,000 करोड़ रुपए आकी गई थी। आसाराम के आश्रम में बच्चों को पढ़ाने का गुरुकुल भी था, जो आगे चलकर उनके कच्चे चिट्ठे खोलने वाला था, जिसकी शुरुआत हुई साल 2008 से, जब आसाराम के आश्रम से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दरअसल उस साल आसाराम के गुरुकुल में पढ़ने वाले 2 बच्चों की बॉडी साबरमती नदी में बरामद की गई। गुजरात के ही रहने वाले 10 साल के 2 चचेरे भाई अभिषेक बाघेला और दीपेश बाघेला का कुछ दिन पहले ही आसाराम आश्रम के बने स्कूल में एडमिशन करवाया गया था, लेकिन दोनों के शव अधजले हालत में नदी में पाए गए, जिससे आसाराम पर नरबली का आरोप लगा। इस केस की सीधी जांच तो आसाराम की तरफ नहीं आई, लेकिन उनकी ट्रस्ट के कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कुछ साल तक सब कुछ वैसा ही चलता रहा और श्रद्धालु इस घटना को भूलने लगे। लेकिन फिर आया साल 2013, जो कि आसाराम की जिंदगी में कहर बनकर आया, क्योंकि इसी साल साधु संत होने का सफेद मुखौटा पहनने वाले आसाराम का असली चेहरा दुनिया के सामने आया। हुआ ये कि उत्तर प्रदेश में रहने वाली एक 16 साल की नाबालिग लड़की के माता पिता ने आसाराम पर यौन उत्पीड़न और रेप का आरोप लगाया। लेकिन आसाराम बापू इस लड़की के संपर्क में आए कैसे? तो हुआ यूं कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रहने वाले एक परिवार को संत आसाराम में काफी श्रद्धा थी और उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए घर से करीब 850 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में स्थित आसाराम के गुरुकुल में भेज दिया। ये दूरी तय करने में 15 घंटे लग जाते थे
लेकिन बापू अपने सत्संग में कहते रहते थे कि उनके आश्रम में रहकर पढ़ाई करने वाले बच्चे पढ़ाई में तेज होने के साथ साथ उनमें सद्गुण भी होते हैं, और अपनी बेटी का भविष्य संवारने के लिए उन माता पिता ने कदम उठाया था। लेकिन वो कहां जानते थे कि आने वाले समय में एक ऐसा हादसा होने वाला है जो उनके जीवन में मुसीबतों का तूफान लेकर आएगा। दरअसल अखबारों में छपे विक्टिम के बयान के मुताबिक गुरुकुल में रहकर पढ़ाई में ध्यान दे रही वो मासूम बच्ची एक दिन बीमार पड़ जाती है। तभी उस गुरुकुल की वार्डन लड़की से कहती है कि तुम पर बुरी आत्मा का साया है और मैं आसाराम बापू से इस बारे में बात करूंगी। अगले दिन आश्रम के डायरेक्टर शरद ने उसे बुलाया और कहा कि तुम पर भूत प्रेत का साया है और जल्दी से हमें इसका इलाज करवाना होगा। अगली रात उस बच्ची को अनुष्ठान में बिठाया गया और पूरी रात मंत्रों का जाप चलता रहा। इस बात से उसका परिवार अनजान था। फिर 7 अगस्त 2013 को छिंदवाड़ा आश्रम से लड़की के घर एक फोन गया। यह फोन आश्रम में 2 लड़कियों की हॉस्टल वार्डन संचिता गुप्ता और शिल्पी ने किया था। शिल्पी ने उनसे कहा कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है और आपको तुरंत छिंदवाड़ा पहुंच जाना चाहिए। लड़की के माता पिता तुरंत आश्रम के लिए रवाना हुए, जहां उन्हें पूरी बात बताकर आसाराम से मिलने दिल्ली जाने को कहा गया, क्योंकि शिल्पी का कहना था कि लड़की पर आत्मा का बुरा साया है जिसे आसाराम ही दूर कर सकते हैं। लेकिन जब ये लोग दिल्ली पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि बापू तो जोधपुर में है। 14 अगस्त को जाकर परिवार की मुलाकात आसाराम से हुई, उसके हरिओम आश्रम में, जो जोधपुर के मड़ाई गांव में पड़ता है, जहां आसाराम ने परिवार को यकीन दिलाया कि वह पूजा करेगा, जिसके बाद लड़की पर से बुरी शक्तियों का साया खत्म हो जाएगा। 15 अगस्त की रात सत्संग करने के बाद आसाराम ने लड़की और उसके परिवार को अपनी कुटिया के पास बुलाया, कुछ मंत्र पढ़ने को कहा, साथ ही अपने सेवक को कहा कि एक दूध की गिलास लेकर आओ। कुछ देर बाद आसाराम अपनी कुटिया में चला गया और उसके सेवक ने लड़की के माता पिता को भी वहां जाने के लिए कहा, क्योंकि आसाराम ने आगे की पूजा लड़की के साथ अकेले कुटिया में करने की बात कही। अब लड़की के पिता तो वहां चले गए, लेकिन बेटी के इंतजार में उसकी मां वहीं सीढ़ियों पर बैठी रही। अपने बयान में आगे उस लड़की ने बताया कि जब कुटिया में गई तो वहां लाइटें बंद थीं, बस खिड़की से थोड़ी रोशनी आ रही थी। तभी बापू ने मुझे दूध पीने को कहा, फिर धीरे धीरे से उसके साथ बदसलूकी करना शुरू किया, और जब मैंने विरोध किया तो बापू ने मेरे माँ बाप को जान से मारने की धमकी दी। खैर, करीब 1 घंटे बाद लड़की कुटिया से बाहर निकली। तभी उसके चेहरे पर डर और परेशानी का भाव देखकर उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ? तभी लड़की ने रोते हुए बोला कि मुझे घर जाना है। बेटी को घबराया हुआ देख पूरा परिवार शाहजहांपुर के लिए निकल गया, जहां अगली सुबह को लड़की ने हिम्मत करके पूरी घटना अपने माँ बाप को बता दी, जो सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो जिसे भगवान समझकर उनकी पूजा कर रहे थे, उसी ने उनकी बेटी के साथ इतनी ओछी हरकत की थी। खैर, बेटी की बातें सुनकर परिवार ने दिल्ली जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाने का निर्णय लिया, लेकिन वहां की पुलिस ऑफिसर्स ने उनका केस जोधपुर पुलिस को ट्रांसफर किया, क्योंकि लड़की के साथ ये घिनौनी हरकत जोधपुर के मड़ई गांव स्थित आसाराम के आश्रम में हुई थी। और लड़की के बयान पर पुलिस ने 21 अगस्त के दिन आसाराम के खिलाफ आईपीसी की धारा 342, 376 और 506 के साथ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पोस्को की धारा लगाकर केस दर्ज किया। आसाराम के अलावा छिंदवाड़ा आश्रम की गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन शिल्पी और आसाराम के सहयोगी शरद प्रकाश और शिवा को भी साजिश में शामिल माना गया था। क्योंकि केस एक लड़की का था, इसलिए पुलिस ने भी पूरी सेंसिटिविटी के साथ इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की, जिसके लिए लेडी पुलिस ऑफिसर चंचल मिश्रा को केस की लीड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया गया, जिन्होंने सबसे पहले लड़की का बयान लिया और फिर उसका मेडिकल टेस्ट करवाया, जिसमें साफ हो गया कि लड़की के साथ रेप हुआ है। अब बारी थी आसाराम से पूछताछ करने की, मगर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक आसाराम बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था। उसे पूजने वाले श्रद्धालुओं की टोली हर तरफ आसाराम की बेगुनाही के नारे लगा रही थी। लेकिन 31 अगस्त के दिन अचानक से जोधपुर पुलिस को खबर मिलती है कि आसाराम इंदौर में है, जहां अपने सत्संग में वो सामने मौजूद 4000 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं को खुद की रक्षा करने के लिए भड़का रहा था। हुआ भी ऐसा ही। आसाराम के श्रद्धालु आश्रम के गेट पर लेट गए। पुलिस ने लाठी चार्ज किया, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे थे। ऐसे में पुलिस ने भी फिल्मी अंदाज में पीछे से आश्रम की दीवार तोड़ दी और आसाराम को लेकर सीधा जोधपुर पहुंचे। पुलिस ने जब आसाराम का मेडिकल टेस्ट करवाया तो रिजल्ट उसके बेकसूरी के झूठे बयानों के खिलाफ थे,
जब जोधपुर अदालत में आसाराम के खिलाफ केस चलता रहा, जहां आसाराम की तरफ से राम जेठमलानी, सुब्रमण्यम स्वामी, मुकुल रहतोगी, केटीएस तुलसी और सिद्धार्थ लूथरा जैसे बड़े बड़े वकील केस लड़ रहे थे, क्योंकि आसाराम के साम्राज्य में पैसों की कोई कमी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ लड़की के पिता ने इस केस में अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी और पुलिस ने भी उनका काफी सपोर्ट किया। अगले 4 साल और 7 महीने में जोधपुर कोर्ट में करीब 450 बार आसाराम की पेशी हुई, जिसमें हर बार जेल से लेकर कोर्ट तक के रास्ते में आसाराम के समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ती और आसाराम उन्हें देखकर बेकसूर होने का नाटक रचते रहे। जैसे कि एक बार वो जेल से निकलते हुए तालियां बजाकर भजन गा रहे थे। मुसीबत फिर न टिकने पाए है जोगी रे। वहीं पर एक बार उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए एक बयान भी दिया था। परिवार को नहीं, मेरे भक्तों को, सारे भक्तों को प्रताड़ना है। अब और क्या आपको बताऊं, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मेरे को लोग बताते हैं कि मैडम के इशारे से उनके सुपुत्र के ये सब हो रहा है। मैं क्या, ठीक है भाई, करने दो जो भी करते हैं। अगले 4.5 सालों से धर्मांतरण वालों को इनका ही सपोर्ट है, ऐसा लोग बताते हैं, लेकिन मैं तो चाहूंगा भगवान सबका मंगल करे। इस घटना के बाद और समय मांगेंगे जैसे कहा? अब समय मैं नहीं मांगूंगा, मैं तो तैयार हूँ। मैंने तो पहले कहा था मैं जेल जाऊंगा, तो वहाँ भी वैंकुट है मेरे लिए। फिर जब ये साजिशें मैंने सुनी तो मैंने सोचा ये साजिश के तहत भेजेंगे और कुछ खिलाने पिलाने में ब्रेन ऐसा वैसा कर देंगे तो मैं अन्न जल छोड़ दूंगा, ऐसा मैंने अपना मन बना के रखा। इसी दौरान जेल के बाहर कई गवाहों पर भी हमले शुरू हो गए, कई गवाहों का कत्ल कर दिया गया। आपको बता दें कि आसाराम केस की जांच कर रही ऑफिसर चंचल मिश्रा और उनके सुपीरियर आईपीएस अजय पाल लांबा को जांच के दौरान काफी धमकाया गया था। यहां तक कि आज तक अजय पाल लांबा को 2000 धमकियों की चिट्ठियां मिली और उन्हें पैसे से खरीदने की कोशिश भी की गई, लेकिन जोधपुर पुलिस की टीम विक्टिम के साथ मजबूती से खड़ी रही। कई सालों तक जोधपुर विशेष अदालत में मामला चलता रहा। टेलीविजन, अखबार, मैगजीन, हर जगह आसाराम का केस सुर्खियों में बना रहा। बेशक आसाराम के समर्थक उसके साथ खड़े थे, लेकिन उसके भक्तों की लिस्ट में कई बड़े बड़े नामों ने आसाराम के साथ दोस्ती की डोर काट दी। फिर 25 अप्रैल 2018 के दिन जोधपुर अदालत ने राजस्थान पुलिस की 1300 पेज की चार्जशीट पर मुहर लगा दी और आसाराम को दोषी करार देकर उम्र कैद की सजा सुनाई। फिलहाल अभी आसाराम जोधपुर जेल में बंद है। ये वही जेल है जहां सलमान ने अपने जेल के कुछ दिनों को गुजारा था और आसाराम के साथ इसी जेल में रहे भी थे। इस मुलाकात को लेकर आसाराम ने कहा था कि मैं सलमान को सिगरेट छोड़ने के लिए कह रहा था। सलमान को जमानत मिल गई बाबू, इस पे क्या कहोगे? सलमान को जमानत मिल गई है, इस पे क्या कहोगे? अच्छा, आपके साथ रहे सलमान, आपसे कुछ न कुछ सीखा है उन्होंने। कोई भी बाहर जाता है तो अच्छी बात है। बाबू, आपने क्या उपदेश दिया सलमान को, क्या शिक्षाएं दी, ऐसा नहीं करना चाहिए? वो मेरी बात मान गए, सिगरेट छोड़ेंगे, कॉफी ज्यादा पीते वो भी छोड़ेंगे। आसाराम बापू ने अपने एक पुराने सत्संग में कहा था कि उन्हें तिहाड़ जेल में जाना है और गिरफ्तार होकर जोधपुर जेल के सलाखों के पीछे जाने के बाद उनकी ये फुटेज काफी वायरल हुई थी। मेरे को तिहाड़ जेल में जाने का भी संकल्प हो रहा है, सच बोलता हूँ। अब क्या पता किस निमित्त से जाऊंगा, ऐसे ही जाऊं, नहीं तो महीना 2 महीना सरकार ऐसा कोई योजना कर देवे मेरे को रहने दे तिहाड़ जेल में, सारा जेल बदल दूं, नहीं जाऊं। आसाराम बापू हमेशा आक्रामक अंदाज में रहते हैं और जेल में रहते हुए एक बार वो अपने समर्थकों पर भी बरस पड़े थे। क्या हाथ पैर चलाना है, ऐसा कैसा बकवास करते हैं, कोई जरूरी नहीं है, इधर भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं। वहीं एक बार आसाराम पत्रकारों को देख रोने लगे थे, जो उनके दिमाग की भीषण उथल पुथल को दर्शाता है। आंखों में आंसू क्यों आए? भाव होता है ना, आखिर मनुष्य का दिल है, पत्थर तो नहीं ना बेटे। ईश्वर के लिए भी रोए थे, तो ईश्वर के प्यारों के प्रेम में भी तो आंखें भर जाते ना। आंसू दुख के नहीं है, भाव के। पैसों को पानी की तरह बहाने के बावजूद कोर्ट का हर सैंक्शन आसाराम के खिलाफ जा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि पुलिस के पास पूरे पक्के सबूत थे। इस बीच आसाराम के जीवन में भूचाल तो तब आया जब सूरत की 2 बहनों ने भी 2016 में आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज किया।
बड़ी बहन ने बताया कि साल 1997 से साल 2006 तक अहमदाबाद के मोटेरा आश्रम में आसाराम बापू लगातार उसके साथ बदसलूकी करते रहे और 2002 से 2005 के बीच आसाराम के बेटे नारायण साईं ने उसकी छोटी बहन की इज्जत लूटी। साथ ही दोनों बहनों ने आसाराम की बीवी और बेटी समेत 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जिसमें नारायण साईं को 2019 में सूरत में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि आसाराम को 31 जनवरी 2023 के दिन गांधीनगर सेशन कोर्ट में दोषी पाया गया और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। फिलहाल 83 साल के आसाराम बापू जोधपुर जेल में अपना बचा हुआ जीवन गुजार रहे हैं। आज सूरत की कोर्ट में नारायण साईं को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। न्यायालय के इस फैसले से उन सभी को इंसाफ मिला है जो किसी न किसी रूप में नारायण और उनके पिता द्वारा प्रताड़ित किए गए हैं। इन्होंने हमेशा धर्म के नाम पर अपनी गलत इच्छाओं की पूर्ति की है, अपनी स्वार्थ पूर्ति की है, धर्म की आड़ में अपने कुकृत्यों को छिपाया है। इन्होंने जो महिलाएं इन्हें अपना गुरु और पिता के समान मानती थी, उनके साथ इन्होंने विश्वासघात किया है, उनके साथ गलत काम किया है और उनकी अस्मिता का अपमान किया है, जो कि बहुत बड़ा पाप है। आज के इस फैसले से उन सभी को बहुत बड़ी सीख मिलेगी जो धर्म के नाम पर महिलाओं के साथ कुकृत्य करते हैं। तो दोस्तों, आसाराम बापू से जुड़े इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी राय क्या है? कमेंट्स में जरूर बताइए और सबूतों के आधार पर सच को सामने रखने वाली ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए और भविष्य में ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली अनसुनी अनकही कहानियों को जानते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।